लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शिवराज ने कहा कि 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम को पूरा नहीं गाने का फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यही लीगी मानसिकता आज भी नहीं बदलती है। चौहान ने कहा कि वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक रहा है और इसे पूरा नहीं गाना देश और मातृभूमि का अपमान है। वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है। वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस संसद के ऊपर है? क्या कांग्रेस संविधान के ऊपर है? भारत माता के इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत और निकाय चुनावों में युवाओं को बड़ी भागीदारी देने का ऐलान किया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य है कि 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व युवाओं को दिया जाए। इसके लिए पंचायत इलेक्शन टास्क फोर्स युवाओं की पहचान करेगी और उन्हें संगठन से जोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करेगी। डोटासरा ने साफ किया कि टास्क फोर्स टिकट तय नहीं करेगी। उम्मीदवारों का अंतिम चयन कांग्रेस की तय संगठनात्मक प्रक्रिया से ही होगा। साथ ही महिलाओं, SC, ST और OBC वर्गों को भी पर्याप्त अवसर देने की बात कही। ये अभियान अच्छा है। हमारे नेता राहुल जी की हमेशा से एक इच्छा रही है कि युवाओं को जोड़ो। से यूथ कांग्रेस का काम यही है कि युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़े, पार्टी के साथ में जोड़े और आइडेंटिफाई करे जिन लोगों को मौका नहीं मिला, उनको कहीं न कहीं, चाहे इलेक्शन में हो, संगठन में हो, उनको मौका मिले। हालांकि संगठन में यूथ कांग्रेस चुनाव करवाती है तो जो चुनाव लड़ते हैं उनको मौका मिल जाता है। पंचायत राज के चुनाव में हमने पहले से ही घोषणा कर रखी है, हम यूथ को देंगे। लेकिन ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको टिकट मिल ही जाएगी। समझ रहे हैं बात को? कहीं कोई गलत कंफ्यूजन नहीं चला जाए कि ये सेलेक्ट करेंगे और वो ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इनका काम है यूथ को आइडेंटिफाई करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देना। इनमें से किसी का काम भी एक भी टिकट की हामी बढ़ने का काम नहीं है। ये क्लियर है। आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करना कि कांग्रेस से जुड़ो, कांग्रेस में तुम्हारा भविष्य है, कांग्रेस की विचारधारा देश को आगे ले जाएगी। ये जो बीजेपी की विचारधारा, RSS की विचारधारा है, ये देश को बांटने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। ये बात सब यूथ बूथ तक पहुंचाने की बात है। उनमें से जो आवेदन करेंगे, बिना आवेदन हम एक भी व्यक्ति का स्वीकार नहीं करेंगे। कल एक दिन के अंदर 750 लोगों ने आवेदन किया है, तो कम से कम उसकी विचारधारा का पता तो चले कि भाई मेरी ये जानकारी है, मैं ये फॉर्म भर रहा हूं और मैं दावेदार हूं। उसके बाद में सिलेक्शन, टिकट का सिलेक्शन का जो प्रोसेस बना हुआ है कांग्रेस में, वो ही सिलेक्शन रहेगा। किसी की सिफारिश से कोई टिकट ना मिले, जिसका जो हक है वो मिले।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नई पीढ़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी जागरूक है और गलत को गलत कहने में संकोच नहीं करती। अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बुराई को खत्म करना है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी इसी सोच के साथ अपनी बात खुलकर रख रही है और गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा रही है। जन अल्फा और सर जन अल्फा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है। उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हो, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। सीएम जापान भवरी देवी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मामले में गठित एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। भाटी ने कहा कि सिर्फ एसआईटी बना देने से न्याय नहीं मिलेगा, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन करते हुए पुलिस और प्रशासन से मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। लंबे समय में ना तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहा है, लोगों की जन भावना ने देखते हुए ये जो भी आरोपी है, दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, न्याय समान वास्ते जरूरी है। अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया, देखो आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, चरितार्थ कर दे उसे जदे थारो भय उसे जदे थे गिरफ्तार करो, तो मना लगे कि ये खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है वो जल्द सलाहकार लाने जाना चाहिए। तो आपसे और हनुमान बेनीवाल से उम्मीदें लगा रहे वहाँ के लोग कि आपको वहाँ जाना चाहिए न्याय। जदे भी वो तमाम लोग याद करें, निश्चित रूप में मीना मेहूज का पहुंच। सर स्वरूप सिंह जी खारा ने बताया था कि सिजोपेनिया एक बीमारी है, आपने बताया था कि उनको है, लेकिन वो 26 साल के युवा को होती है। उन्होंने तारीख ने मीना ये जो इशू है, जो को लीजिंग है और अलॉटमेंट है और तमाम चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये माता चर्चा हुए तो मैंने लगे कि वाकई कोई किसाना रहित मीना, आम जन रहित मीना कोई फैसला हुए। बाकी यहाँ हथाई तो चलती जा है, समय समय माता हथाई होती रहे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव के एक बयान से फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर आरएलडी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ कहूं तो उस पर भी नाराजगी है, पुरानी बात याद दिला दूं तो भी बुरा लगता है और ये कह दूं कि आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली है तो वो भी बुरा लग रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि दूसरे दलों में भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी बढ़े। उन्होंने सवाल किया कि इसमें किसी को बुरा मानने वाली क्या बात है। इधर राजनीतिक हलचल हुई है और हलचल इसलिए भी हुई है कि कुछ लोग बुरा मान गए। जो गठबंधन हुए, लाभ नुकसान वो सबको पता है, आपसे भी किसी को छिपा नहीं है। मैं अगर कुछ कहूँ तो उसमें भी नाराजगी है। बस कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूँ कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं वो भी बुरा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के अपने पुराने प्रस्ताव का हवाला देते हुए वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने का फैसला किया है। अमित शाह ने न इसे देश विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 हिस्से किए और यही से देश के विभाजन की नींव मजबूत हुई। शाह ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष में इसे पूरा गाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के
दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततः जयपुर में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि जनता को आखिर कब तक रोकते रहेंगे, बच्चों को कब तक रोकेंगे और उनकी आवाज दबाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकती। राजीव गांधी की पुण्यतिथि का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि उनके कार्यकाल में नवोदय विद्यालयों की शुरुआत हुई और वहां पढ़े विद्यार्थी आज देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जूली ने सरकार से सवाल किया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने ऐसा क्या किया जिसे देश याद रखे। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था पर जवाब देने की भी मांग की। कब तक जनता को रोकेंगे? मैंने विधानसभा में कहा था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये रोक नहीं सकते, ये बच्चों को रोकना चाहते हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। कब तक रोकेंगे? हर घर में बच्चा है, कितने मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगाएंगे, कितने मीडिया को रोकने का काम करेंगे? हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने नवोदय विद्यालय खोले। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एक भी ऐसा एजुकेशन में काम किया हो तो बताओ, एक काम किया हो? RTE हम लेके आए थे, उसका भुगतान तक नहीं कर रहे हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान हमने चलाए, उनको बंद करने का काम किया गया है। जो चंदा दिया जा रहा है वो RSS को दिया जा रहा है, CSR का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे। 1.25 लाख पद खाली हैं। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है, ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीर सावरकर को लेकर बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उलझना गलत है और सावरकर का बचाव नहीं किया जा सकता। श्रीनेत ने दावा किया कि सावरकर के परपोते ने कोर्ट में उनके जीवन और विचारों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उनके मुताबिक सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामे लिखे और रत्नागिरी में रहने के दौरान अंग्रेजों से पेंशन ली। उन्होंने सावरकर के धार्मिक विचारों और RSS से जुड़े ऐतिहासिक दावों को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस लगातार जारी है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि शरीफ आदमी से कभी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो सबक सिखाने पर आता है तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लग जाते हैं। 2023 में राहुल गांधी ने विनायक सावरकर के बारे में कुछ कड़वा सच कहा था। अब सच तो सभी को चुभता है और यह सच संघियों को और भाजपाइयों को इतना चुभा कि उन्होंने राहुल गांधी पर कोर्ट केस कर दिया, मानहानि का दावा ठोक दिया। उनको लगा था कि राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, पर राहुल गांधी तो गांधी है, सावरकर तो वो है नहीं। माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। वो इस पूरे मामले को ट्रायल में लेकर चले गए। बस फिर क्या था, कोर्ट में कलई लगातार खुलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे पुणे के कोर्ट में इस केस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, वैसे वैसे संघ और सावरकर का जो सच है, जो काला चिट्ठा है, वो देश और दुनिया के सामने आ रहा है। पहले इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सावरकर के पौत्र सतकी सावरकर ने खुद यह कबूला कि सावरकर ने 1-2 नहीं 10-10 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। उन्होंने यह भी माना कोर्ट में कि उनके दादा विनायक सावरकर को रत्नागिरी में रहने के दौरान अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलती थी। यही नहीं, सावरकर के पोते सतकी ने यह भी कबूला कि उनके दादा गाय को पूजने नहीं बल्कि सिर्फ एक जानवर मानते थे। वो गाय को पूजने योग्य मानते ही नहीं थे, यहां तक कि सावरकर गाय खाने को भी पाप नहीं मानते थे। पर पोते ने कोर्ट में बताया कि सावरकर की ईश्वर में कोई खास आस्था नहीं थी, वो मान्यताओं को भी दरकिनार रखकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन अब सतकी सावरकर ने जो सच कबूला है वो दैट इज द डार्केस्ट डीपेस्ट ट्रूथ।
उसने कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसका भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के एक्टिव सदस्य थे। सोचिए, जो आरएसएस और बीजेपी गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में दंगे करवाती है, उसके महापुरुष खुलेआम गाय के पूजन का विरोध करते थे। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।